तो सेलिकॉक्सिब के बाद सिलेक्टिव में मेलॉक्सिकैम भी उसके बाद नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास इरिवर्सिबल कॉक्स वन कॉक्स टू। जो इरिवर्सिबल होता है एस्पिरिन होता है। अच्छा, अब एस्पिरिन का पूछते हैं ये किस पे एक्ट करता है। एस्पिरिन किस चीज पे एक्ट करता है। लो डोज एस्पिरिन किसको इनहिबिट करता है हमारे पास। महाराज। थ्रोम्बोक्सिन A2 ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 लो डोज जो एस्पिरिन है वो इनहिबिट करता है। बाज दफा थ्रोम्बोक्सिन A2 की ऑप्शन नहीं होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन की ऑप्शन आ जाती है, उसको भी इनहिबिट ही करता है। ठीक है, एस्पिरिन जो प्रोस्टाग्लैंडिन को जब इनहिबिट करता है तो उसके जो फीवरिश इफेक्ट होते हैं ये उस तरह ही आते हैं जब वो थ्रोम्बोक्सिन A2 या प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करे। ठीक है, तो लो डोज पे वो एस्पिरिन नॉर्मली हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करती है, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन को भी इनहिबिट कर सकती है। बाजू पर थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं लिखा हुआ था, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, फिर रिवर्सिबल जो कॉक्स वन कॉक्स टू इनहिबिटर होते हैं वो एनसेड होते हैं। ठीक है, एस्पिरिन इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, और कॉक्स टू सेलेक्टिव और पोटेंट सेलिकॉक्सिब एंड मेलॉक्सिब। ठीक हो गया। अच्छा, फिर जो बुप्पीविकेन है ये कार्डियोटॉक्सिक होती है। बुप्पीविकेन जो होती है ये दिल पे बहुत असर करती है। ठीक है, भारी होती है दिल पे। ठीक है, तो भारी कौन सी होती है दिल पे, बुप्पीविकेन। ठीक है, बुप्पीविकेन जो है वो भारी है दिल पे, तो बुप्पीविकेन जो है ये कार्डियोटॉक्सिक होती है। ठीक है। अच्छा, जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया फेनोइटिन फेनोइटिन के एमसीक्यू में बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन जो इसके इसके ना इसमें ही वो सारे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो गम या जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया का फेनोइटिन का एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, इसके अलावा कर्नेक्टेरिस को सल्फोनामाइड लेनी है, ये एमसीक्यू इतना नहीं आता। ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया का सल्फासेराजीन ये भी इतना नहीं आता। इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया में मिथाइल डोपा रट लें चीज को, क्योंकि इसका एक एमसीक्यू मैंने देखा है पास पेपर में, इससे ज्यादा मैंने इसको नहीं देखा। ठीक है, इसके बाद ऑरेंज यूरिन रिफेम्पासिन। रिफेम्पासिन एंटी एटीटी ड्रग है। ठीक है, जो कि क्या करती है, रीनल इफेक्ट करती है। आर विद द रिफेम्पासिन, आर विद द रीनल इफेक्ट, और ऑरेंज यूरिन देती है। ठीक है, ऑरेंज यूरिन देती है रिफेम्पासिन। ठीक है, गाउट के अंदर आपने पायराजिनामाइड देनी होती है। ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया कर देती है पायराजिनामाइड के साथ, वो आ जाता है। ठीक है, गाउट बाय पायराजिनामाइड जो एटीटी ड्रग्स हैं उसके एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, रिफेम्पासिन क्या करती है, रीनल अफेक्ट करती है। ऑरेंज यूरिन इथैम्ब्यूटोल जो है वो आईज पे अफेक्ट करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। और जो पायरासिनामाइड है वो पाउओं पे अफेक्ट करती है। इसके अंदर क्या आएगा, यूरिक एसिड या गाउट। ठीक है, तो इस तरह याद कर लो इन चीजों को। ठीक है, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया प्रोटीन की वजह से होता है। रेड मैन सिंड्रोम, अच्छा ये बहुत सारे आपने रेड मैन, ग्रे बेबी। ठीक है, रेड मैन ग्रे बेबी। जो वैन वाला बंदा है वो रेड मैन। ठीक है, जो वैन वाला बंदा है, ठीक है, वो रेड मैन, चलो रेड मैन। ठीक है, और एक एमसीक्यू वाला वो था मिथाइल डोपा वाला, इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिnemia। उसके बाद क्या है, रेड मैन कौन सा, जो वैन वाला बंदा है वो रेड मैन है। ठीक है, वो मतलब कि सस्पिशियस है। ठीक है, तो रेड मैन जो है वो वैन वाला। ग्रे मैन जो है वो ड्राउना जो है ना वो ग्रे मैन, एमियोड्रोन जो है वो उसकी वजह से ग्रे मैन सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो जो काला है ग्रे है वो ड्राउना है। ठीक है, तो एमियोड्रोन जो है वो ग्रे मैन सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोराम्फेनिकोल है। ठीक है, चिल्ड्रन में ग्रे बेबी आएगा, सी विद चिल्ड्रन एंड सी विद क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, तो क्या है, रेड मैन कौन सा है, वैन वाला रेड है। ठीक है, सस्पिशियस है। ग्रे मैन कौन सा है, काला है जो ड्राउना है, एमियोड्रोन है। ग्रे बेबी किसमें है, चिल्ड्रन में ग्रे बेबी है, और चिल्ड्रन से क्लोराम्फेनिकोल। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के एमसीक्यूज आते हैं। लिखा जाता है कि ऐसा कौन सा आपने देना है
ट्रीटमेंट के उसकी वजह से जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। ठीक, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ओके। अच्छा, तो जो ऐसा ट्रीटमेंट जिससे कॉन्स्टिपेशन हो गई है वो एल्यूमिनियम है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से जो है वो डायरिया हो जाएगा। ठीक है, एमडी जो है, एमडी से बस याद कर लो, एमडी जो होते हैं जब उनके राउंड होते हैं तो कुछ लोगों को जो है ना वो एसी से भी याद कर सकते हो। ठीक है, और जो एमडी के राउंड होते हैं या सारे वो, किसी को अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा उसको डायरिया भी हो सकता है। तो इससे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम से डायरिया और एसी से एल्यूमिनियम से कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है। हाँ, ऐसे कि वो पॉज करते हैं ना तो हाँ ऐसे भी आता है, उल्टा करके भी पूछ लेते हैं कि डायरिया में देना क्या, क्योंकि उसने कॉन्स्टिपेशन करनी है तो डायरिया में वो दे देंगे। वो उसको उल्टा करके एमसीक्यूज आते हैं। और ये बार बार पूछते हैं, ये आपको रफी में भी मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, लो एस्ट्रोजन ओसीपी क्या करेगी, फैटी एडेनोमा करेगी। हाई एस्ट्रोजन ओसीपी जो प्रोलॉन्ग या लॉन्ग टर्म यूज के लिए वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा करेगी। और रिस्क क्या होगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। रिस्क वाला एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम आता है। ठीक है, लो डोज और हाई डोज थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ये भी चीजें याद रखनी है। लेकिन रिस्क लिखा हुआ आ गया है तो रिस्क ओसीपीज का रिस्क थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, ये चीज नहीं बोलती। ठीक है, उसके बाद हाई डोज से होता क्या पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में, एंडोमेट्रियोसिस। और लो डोज से क्या होगा, फैटी एडिनो। ठीक है, लेकिन रिस्क वाली चीज याद रखनी है, रिस्क ऑफ क्या होगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अच्छा, मिक्स एचआरटी जो है वो जिसके अंदर बहुत एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में आप देते हैं या डीबीटी के पेशेंट में देते हैं। ठीक है। ये डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी वाला एमसीक्यूज भी बहुत दफा आता है। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अगर हाइपोकलीमिया होगा या एल्केलोसिस होगी उसमें डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। लेकिन डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इट सेल्फ फिर बाद में हाइपरकेलीमिया कर देता है। ठीक है, जब चीजें कम होगी, हाइपोकेलीमिक होगा पेशेंट, तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में कम होगा, पेशेंट जो है वो वैसे ही लो चल रहा है हर चीज से, उसमें डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ के उभर के आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, लेकिन अगर डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो वो हाइपर कीलीमिया कर देगा। ठीक है, थायराइड कॉज के अंदर क्या होता है, हाइपोक्लीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया एंड इसके अंदर है हाइपोक्लीमिक ग्लाक। ठीक है, ग्लाक का निमोनिक है GLUC या हाइपोक्लीमिक ग्लाक किससे कहा जाता है। ठीक है, हाइपोक्लीमिया आ जाएगा। फिर ग्लाक के अंदर सारी चीजें रेज्ड है। जी से हाइपरग्लाइसीमिया है। ठीक है, एल से क्या है, हाइपरलिपिडीमिया। यू से हाइपर यूरिसीमिया। और सी से आहर में ग्लग के सी से हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, ग्लग, हाँ GLUC, हाइपोक्लीमिक ग्लग। ठीक है, ग्लग हाइपोक्लीमिया है, उसके बाद ग्लग में सारी चीजें रेज्ड हैं। तो ये सीक्वेंस से याद रखनी है, ये इसी तरह ही ग्लग को ही याद रखना है, हाइपोक्लीमिक ग्लग। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। ठीक हो गया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसने करना है, हेपरिन ने, क्विनिडीन ने, थायराइड डायरेटिक है या क्लोराम्फेनिकोल है। हाई क्यूटी सी। ठीक है, आप हाई कर रहे हैं क्यूटी को और फिर वो आपको देख रही है। ठीक है, हाई क्यूटी हाई किया है आपने क्यूटी को और वो आपको सी देख रही है, हाई क्यूटी सी। तो उसमें क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसकी वजह से होगा, हेपरिन से, क्यू से क्यूनिडीन, थायराइड डायरेटिक और क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, हाई क्यूटीसी। तो क्या आप ये भी कह सकते हैं हाई क्यूटी चिल्ड्रन भी कह सकते हैं। लेकिन उसको इस तरह याद कर लो कि हाई क्यूटी हाई किया आपने किसी क्यूटी को और वो आपको दे रही है सी, तो उसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दैट इज द हेपरिन, क्यूनिडीन, थायराइड डायरेटिक एंड क्लोराम्फेनिकोल। हाई क्यूटी, हाँ क्यूटी को देखा है आपने।
फिर आपको देखिए। अच्छा जी, आखिरी जो कुछ है उसके अंदर क्या है, डायजेपाम साइड इफेक्ट्स क्या है, पीट टू पीट वेरेबिलिटी लॉस हो जाएगी और नियोनेटल हाइपोटोनिया। अच्छा, ये डायजेपाम साइड इफेक्ट नेक्स्ट केस में नहीं है, ठीक है, जो पास पेपर्स हैं उनमें नहीं। ठीक है, थेरापेंटल एक्शन टर्मिनेटेड बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यूज एंड फैट, जब वो आगे पीछे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसका एक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे पीछे चला जाएगा तो। कीटामीन का जो है, कीटामीन जो होता है ये प्रोफाउंड एनाल्जेसिया होता है, अस्थमा में आप देते हैं पेशेंट्स में। ठीक है, एनेस्थेटिक इन अस्थमा पेशेंट होता है। और एनाल्जेसिक इन अस्थमा पेशेंट कौन सा होता है? अस्थमा का पेशेंट में एनाल्जेसिक कौन सा होगा? कैरोलॉक तो नॉर्मल पेशेंट में नहीं होगा। ठीक है, पैथिडी, पैथिडी। ठीक है, पैथिडीन। और पैंक्रेटाइटिस में क्या है? पैथिडी। ठीक है, पैंक्रेटाइटिस में पैथिडीन। और अस्थमा में आपने पोस्ट सर्जरी अगर एनाल्जेसिया देना है तो पैथिडीन। ठीक है, और अगर पोस्ट सर्जरी वैसे आपने एनाल्जेसिया देना है तो किटारोलॉल। ठीक है, इसी तरह ही केटामीन जो है ये एनेस्थेटिक है अस्थमा पेशेंट में, प्रोफाउंड एनाल्जेसिया भी है। ये ब्रोंकोडायलेशन करता है, बर्न पेशेंट में दिया जाता है और हार्ट रेट बढ़ाता है, सिंपैथेटिक होता है। इसकी ये चीजें याद कर लीजिएगा, ये रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो सारे केटामीन के यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, फिर हेलोथेन क्या करती है? हेलोथेन क्या करती है? सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है। ठीक है, हालो जगह पे ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। ठीक है, जो हम अगर स्कल देखते हैं उसमें कितनी सारी हॉलो स्पेसेस होती है ना, है होल्स होते हैं ना। ठीक है, तो होल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देती है। ठीक है, स्कल के अंदर आप इस तरह याद कर लो। तो हेलोथेन क्या करेगी? सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगी। फिर ये मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज कर देती है सेक्सामेथोनियम के साथ। ठीक है, और स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और डिसोसिएशन ऑन लाइट। ठीक है, malignant हाइपरथर्मिया इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंपॉर्टेंट है और स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। बुपिविकेन, बुपिविकेन कार्डियो टॉक्सिक होती है एक, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, भारी होती है दिल पे। ठीक है, कार्डियो टॉक्सिक, ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये इंटरमीडिएट इसका साइन ये होता है कि ये हाइपोटेंशन करती है, फिर ये एरिथमियास भी कर सकती है। ठीक है, और सीरियस साइड इफेक्ट इसका यही है कि ये कार्डियोटॉक्सिक होती है इसलिए एरिथमियास करती है। ठीक है, सीरियस साइड इफेक्ट इसका यही होता है। और जो रूपीविकेन है हम इसीलिए रूपीविकेन पे प्रेफर करते हैं क्योंकि वो भी सीएनएस टॉक्सिक कम होती है, लेकिन रूपीविकेन जो होती है ये भारी होती है हर चीज पे, दिल पे दिमाग पे। तो क्या है कि वो सीएनएस टॉक्सिक भी थोड़ी बहुत होती है, इसलिए रूपीविकेन को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, रूपीविकेन वाला एमसीक्यूज बहुत दफा आता है। फर्स्ट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी बुपिविकेन का। ठीक है, और इसके अलावा इंटरमीडिएट एंड लेट। ठीक है, ये चीज, और कार्डियो टॉक्सिक होती है ये चीज। ठीक है, तो एनेस्थीसिया ड्रग जो कि कार्डियो टॉक्सिक है दैट इज बुपिविकेन। ठीक है, और टॉक्सिसिटी ऑफ बुपिविकेन, इसमें पेरिओरल पेरेस्थीसिया और उसके बाद रिंगिंग इन ईयर आ रही होती है। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया का भी यही होता है। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया की टॉक्सिसिटी का कैसे पता चलता है? इसमें भी जो है ना ये नमनेस आ रही होती है टंग पे या पेरिओरल एरिया पे ना, वो नमनेस की वजह से पता चलता है। ठीक है, तो ये बुप्रीविकेन उसी की क्लास में आती है लोकल में ही, और इसीलिए पेरिओरल पेरेस्थीसिया जिसे नमनेस भी कहा जा सकता है वो सबसे पहले महसूस होती है। उसके बाद रिंगिंग इन ईयर होती है अगर टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, ओके, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और जो रिपोर्ट करना, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और जो साथ में मैंने बताई है चीजें, अगर वो आप लोगों ने साथ साथ लिख ली हैं तो वेल एंड गुड है। उसको एक दफा जो है ना वो देख लीजिएगा। ठीक है,
लेकिन रिवाइज करनी जरूरी है। रफीउल्लाह साथ में कर लीजिएगा, ठीक है। और एमसीक्यूज करना चाहें तो कर लें, वरना जरूरत मेरी तरफ से तो नहीं है। मैं तो आप लोग को गाइड ही कर सकती हूँ, ठीक है। चॉइस आपकी होती है। कुछ चीजें होती है जैसे हम कहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये ना आए। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सोचते हुए कि इस जगह आप कोई और चीज जिसके 3 एमसीक्यूज आने हैं या 4 एमसीक्यूज आने हैं, अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लें, उसको रिवाइज कर लें, तो मेरे ख्याल से दैट इज अ मच बेटर ऑप्शन rather than wasting time on these 1080 एमसीक्यू। बाकी चॉइस इज योर्स, ठीक है। और एनेस्थीसिया वाले एक दफा फार्मा की मैं बता रही हूँ। मेडिसिनल लाइट का मैंने पेपर दिया है, तो मेरे तो एक पहली अटेम्प्ट में तो एक भी एमसीक्यूज नहीं था, जो टोटली जो सीधी बात है, ठीक है। क्योंकि आपका पहला जो पेपर 1 होता है उसके अंदर आपकी ये सारी एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो, ये सब कुछ आ रहा होता है, उसमें तो फार्मा का एक भी एमसीक्यूज नहीं था। और जो पेपर 2 होता है वो आपका होता ही टोटली आपकी स्पेशलिटी के हिसाब से। स्पेशलिटी में मेरी फार्मा तो आती नहीं थी, तो फार्मा मेडिसिन में फार्मा उन्होंने नहीं पूछी एटलीस्ट। हाँ, उन्होंने ट्रीटमेंट ये वो सारा कुछ आगे पीछे पूछा, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर, और दूसरे दफा जब मैंने दिया उसमें एक एमसीक्यू था शायद पहले पेपर में, उसमें भी नहीं। तो चॉइस आपकी है, ठीक है। अगर यही वाले रिपीटेड ही आते हैं ज्यादातर, और वो भी रिपीटेड ही था, तो उसमें फिर वो इजी हो जाता है। अगर हम किसी को ही रट्टा लगा लें, ये भी बड़ी बात है कि ये रट्टे में याद रह जाए। ठीक हो गया। चलें, एमसीक्यूज कीजिएगा, और मतलब ये रिवीजन क्विक हिंट्स, और रफीउल्लाह कीजिएगा अच्छे से। रफीउल्लाह का बहुत अच्छा चैप्टर है फॉर्मा का, ठीक है। वो लाजमी कीजिएगा, रिवाइज करें। 3 दिन है आपके पास, इसके बाद हमने सीएनएस स्टार्ट कर दिया। तो काइंडली अगर पहले कुछ रह जाए, ये 3 दिन में कंप्लीट कर लें, ठीक है। कंप्लीट कर लें, वेलकम, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई इशू, कोई क्वेरी फॉर द होल वीक, पीछे कोई रह गई हो, सीवीएस कंप्लीट कर रहे हो। मेडिसिन के पेपर 2 के अंदर आपके ना अपनी स्पेशलिटी का ही पेपर होता है, उसके अंदर ज्यादातर न्यूरो पूछी जाती है। न्यूरो न्यूरो के एमसीक्यूज आते हैं, जो सही बात है। 2 दफा मैंने दिए, एमसीक्यूज आए। इसके अलावा उसके अंदर ना क्लिनिकल वे में पूछा जाता है थोड़ा बहुत। और दूसरा, ये के टॉपिक्स यही होते हैं, और उसमें जो है ना वो आगे पीछे घुमा के थोड़ी सी आपसे पीछे कॉन्सेप्ट वाइज चीज पूछी जाती है, जैसे रीनल के या फिर सीवीएस के, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही होगा, एमसीक्यू उसकी हो सकता है कि लाइन भी वही हो, स्टेटमेंट भी वही हो, लेकिन एमसीक्यू चेंज होता है, कॉन्सेप्ट पर वही होते हैं। अच्छा, और सर्जरी में पेपर इजी होता है, सर्जरी का भी इस तरह का इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो भी आपकी जो सेकंड पेपर होता है ना, वो आपका स्पेशलिटी बेस्ड होता है, इसके अंदर स्पेशलिटी बेस्ड होता है। उसमें लग होती है, थ्योरी के लिए रफी इनफ नहीं है। यू शुड रीड अ बुक ऑफ थ्योरी, एमएनएस पढ़ो, फास्ट एड पढ़ो। देखो, एक चीज है डबल ए आप कर रहे हो, एक चीज आप रफी कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट्स ले रहे हो, आप फिजियो की क्लासेस ले रहे हो। एटलीस्ट थ्योरी की बुक तो कंप्लीट करो, ठीक है। एक दफा गो थ्रू इट फॉर वंस, एटलीस्ट वंस। अगर आपने एक दफा नहीं गुजारी, तो मुझे नहीं लगता कि आप पेपर 2 इतना अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ रफी की, डबल ए किया और हमने कर दिया, ठीक है। कुछ लोगों का होता है ऐसे, लेकिन छोड़नी नहीं चाहिए। अगर आपने सोचा है कि आपने इतने पैसे भरे हैं और उनको हलाल भी करना है, तो फिर मेरे ख्याल से आप अकेडमी के भी कर रहे हैं, सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, अपनी जॉब भी मैनेज कर रहे हैं, तो फिर वो कर लेनी चाहिए, ठीक है। थ्योरी एमएनएस या फास्ट एड में, रफी एमएनएस एंड डबल ए, हाँ, इट्स इनफ, ठीक है। इसके बाद एसकेज आपकी स्टार्ट होंगी अक्टूबर में, मिड में जाके, ठीक है। तो एसकेज, देखो, अब कुछ चीजें आपने टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। इसके इधर से शुरू हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आपको अगर सुबह एक पेपर पढ़ाया गया है, जैसे अभी आप डबल ए कर रहे हो,
डबल ए नहीं आपने दोबारा करनी, ठीक है। डबल ए आप एक दफा कर लो, अच्छे से सुन लो, समझ लो, इसके बाद इसको डबल ए को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वन तो आप करोगे, ठीक है। अगर आप वंस भी नहीं करोगे और एट द एंड आप आके ये कहोगे हमने नहीं कर पाए, या अब ये अब फिर टाइम नहीं रहेगा, ये मैं सिंसियर सजेशन दे रही हूँ, एंड पे टाइम नहीं बचेगा। एंड पे टाइम बचता है सिर्फ रिवीजन का फॉर एसके एंड रफी। डबल ए एंड पे रिवाइज नहीं होती है, इट्स एन एक्सटेंसिव, ठीक है। अभी आप 10 MCQs कर रहे हो, मैंने 10 करवाए हैं, अगले के मैंने कहा आपको 20 करो, ठीक है। उन 20 में से पिछले 10 में से जो MCQs रिपीट हुए आपके वो रिवाइज हो गए, नए जो आए वो रिवाइज, वो आपने पढ़ लिया कि ये नए हैं और ये है। अगर उसके अंदर थ्योरी हमने डिस्कस की होगी वो आपको आता होगा कि हाँ ये थ्योरी में बताया था, ये थ्योरी में हमने डिस्कस किया था। अब ये वाले जो 10 MCQs हैं ये हम मेरे कंप्लीट हो गए। फिर उस 10 में से भी अगर कोई ऐसा MCQ जिसकी थ्योरी भी ना हमने की हो, जिसका हमने पीछे कोई MCQs भी ना किया हो, डिस्कशन भी ना हुई हो, वो उठाओ, वो पूछो। पूछ नहीं सकते तो देखो, ठीक है, उसको एक दफा देख लो, क्योंकि टॉपिक यही होंगे, आगे पीछे MCQs आते रहेंगे इन्हीं टॉपिक्स, ठीक है। तो तरह तैयारी करो, ठीक है। और अभी अब 3 दिन में रिवाइज कर लेना, किसी का कोई भी चीज रह जाए तो मुझे इंफॉर्म कर देना, मुझे मैसेज कर देना कि ये मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे समझा दे। कल डॉक्टर का रैप को मैंने कहा था मुझे मैसेज कर दीजिएगा, डॉक्टर का रैप है अभी, डॉक्टर का रैप नहीं है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आप लोगों में से किसी का कोई क्वेरी रह जाए तो आप लोग मुझसे पूछते हैं, हम मंडे से इंशाल्लाह CNS स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और CNS थोड़ी सी एक्सटेंसिव है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, लेकिन हमें सिस्टम के साथ चलेंगे इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है, ठीक है। गायनी के लिए आप लोग मुझे थ्योरी यही करते रहो, ठीक है। स्किपिंग हो जाएगी आपकी आखिर में बस ना, और आपकी ना गायनी की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी साथ में, थ्योरी यही करो। थ्योरी सेम है सबके लिए, थ्योरी सबने यही करनी है, whatsoever the specialty is, ठीक है। एस्केपिंग तो अगर आप अक्टूबर में जब एसके स्टार्ट हो, आप पहले ही स्टार्ट कर लो, ठीक है। थोड़ी सी चीजें खुद भी बार दफा करनी पड़ती है ना, आप साथ में पहले स्टार्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे स्टार्ट हो आपको बताओ, आपने साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। उसको रिवाइज करना जरूरी है, एसके को रिवाइज करना जरूरी है। तो हम माहर में रफी और एसके पे सिर्फ जोर देते हैं, फिर हम डबल ए को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। और कम कर भी देना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास डबल ए वाला टाइम नहीं बचता। यू नीड क्विक रिवीजन, और क्विक रिवीजन आपके पास तभी है जब अभी आप ये 10 MCQs करेंगे, उसमें आपने एक हाईलाइट किया होगा ना, तभी आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, या आपने पॉइंट्स लिखे हुए तभी आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, अदरवाइज नो ऑप्शन, ठीक है। तो अभी टाइम है, अभी कर, ठीक हो गया। चलें फिर, ठीक है। फिर अब मंडे को क्लास होगी इंशाल्लाह, तब तक रिवाइज करें, अपना जो रह गया उसको कंप्लीट करें, और उसको भी रिवाइज करें और याद करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।